हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज से 10,000 ईसा पूर्व की बारे में बताता है। ठीक है, इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के मध्य में हुआ था। ठीक है, यूफ्रेटस नदी के मध्य में हुआ था। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय यानी कि शहरी सभ्यता थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। ठीक है, मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि था। इस समय के मंदिर को जिगुरद कहा जाता था। ठीक है, इस समय के मंदिर को क्या कहा जाता था? तो जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, केल्ड्रिया की सभ्यता। ये 4 सभ्यताएं जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। कहाँ है झूलता हुआ बगीचा? कहाँ स्थित है? बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। ठीक है, सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी है? तो ग्रामीण सभ्यता है। यह विश्व की सबसे पहली सभ्यता है। ठीक है, और सिंधु सभ्यता नगरीय यानी कि शहरी सभ्यता है। ठीक है, हम देखेंगे मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र की सभ्यता 3100 ईसा पूर्व। यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। कहाँ है? यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इसे किसे कहते हैं? नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था, अर्थात इस सभ्यता का रसायन 7 सुदृढ़ था। ठीक है, गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है, जो कि मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। ठीक है, रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व। यह इटली में विकसित थी। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षक केंद्र है। ठीक है, इस सभ्यता के 2 बड़े राजा जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस थे। ठीक है, कौन थे 2 बड़े राजा? जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस थे। ठीक है, जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा की गई थी। जूलियस सीजर का सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जूलियस सीजर नामक नाटक किसके द्वारा? तो विलियम शेक्सपियर ने के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व की है। ठीक है, यह वर्तमान में ईरान में थी। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। ठीक है, तो पारसी धर्म का अंत किसने किया? तो सिकंदर ने। सपाटा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। सपाटा क्या है? अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र है। सपाटा के मात्र 300 सैनिक
ने लियोनाइड्स के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसिज कर रहा था। ठीक है, जर्कसिज ने धोखे से एक्सपेक्टरम को हरा दिया था, एक्सपेक्टरम्स को हरा दिया था। पीली नदी की सभ्यता क्या है? पीली नदी की सभ्यता यह चीन में 5000 ईसा पूर्व विकसित थी। हंगहो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। कौन सी थी? पीली नदी सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। अब पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक, इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। ठीक है, ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ऐतिहासिक काल को कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित। एक पूरा तात्विक, दूसरा विदेशी यात्रा और तीसरा साहित्य। पूरा तात्विक को सिक्का और अभिलेख में बांटा गया है। ठीक है, और साहित्य को धार्मिक और गैर धार्मिक में बांटा गया है। ठीक है, धार्मिक में आगे आपके ब्राह्मण और गैर धार्मिक में गैर ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण में वेद, ऋग्वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। गैर ब्राह्मण में बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, सिक्के का अध्ययन, सिक्के का अध्ययन। ठीक है, तो सिक्के का अध्ययन न्यूमेटिक्स कहलाता है, न्यूमेटिक्स कहलाता है। ठीक है, टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। ठीक है, यह सिंधु सभ्यता में बना था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। आहत सिक्के पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। ठीक है, तो आहत का सिक्का वह पहला धातु का सिक्का था। ठीक है, पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। ठीक है, मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। सीसा का सिक्का सातवाहन वंश के द्वारा चलाया गया था, काल में प्रचलित थे। पहली बार सोने का सिक्का यूनानियों शासकों के द्वारा प्रचलित किया गया। ठीक है, तो सोने का सिक्का तो यूनानियों के द्वारा चलाया गया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों के द्वारा चलाया गया। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग किया गया। ठीक है, इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। ठीक है, चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। मयूर सेल का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ। ठीक है, कौड़ी का प्रयोग कब हुआ? तो गुप्त काल में ही हुआ। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासन काल में सियाबुद्दीन ने प्रारंभ किया। रुपये का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। दाम का प्रचलन भी किसने किया था? तो शेरशाह सूरी नहीं किया था। सोने की अशरीफ का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी नहीं किया था। ठीक है, अब पढ़ेंगे अभिलेख। पत्थरों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। जो पत्थर को काटकर लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है, पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। प्रमुख अभिलेख। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक, ठीक है, ईरान के शासक डेरियस ने किया था। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। पहला अभिलेख बिगजोग से मिला जो तुर्क या
एशिया माइनर में है। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में स्थित है। इसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग राजा नंद राज था। ठीक है। ऐहोर अभिलेख कहाँ है? तो राजस्थान में है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में स्थित है। इसमें रुद्रदायन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। तो सुदर्शन झील को किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था। प्रयाग अभिलेख यह इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा किया है। भीतरी अभिलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। स्कंदगुप्त ने हूणों पर आक्रमण की चर्चा की है। बिहार अभिलेख बिहार शरीफ में स्थित है। स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है। देवपाड़ा अभिलेख बांग्लादेश यह सेन वंश के शासक विजय सेन का है। देवपाड़ा अभिलेख बांग्लादेश में यह सेन वंश के शासक विजय सेन का। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है ग्वालियर अभिलेख? मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रतिहार शासक भोज का है। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में मालवा शासक यशो वर्मन का है। स्तंभ लेख सामान्य ऊंचाई होते हैं। ठीक है, ऊंचे होते हैं। मेहरौली स्तंभ लेख दिल्ली में है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। इस पर आज तक जंग नहीं लगा है, अर्थात यह अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है। तो अपने रासायनिक गुण के लिए कौन सा स्तंभ लेख प्रसिद्ध है? तो मेहरौली स्तंभ लेख, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के द्वारा लिखवाया गया था। इस पर अभी तक से जंग नहीं लगा है। ठीक है, जंग नहीं लगा। मथुरा स्तंभ लेख यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य का है। इसमें सहिष्णुता की चर्चा की गई है। ठीक है, मथुरा स्तंभ लेख में सहिष्णुता की चर्चा की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। एरण का अभिलेख आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एरण का अभिलेख कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में भानुगुप्त का है। इसमें सती प्रथा की चर्चा की गई है। किस अभिलेख में सती प्रथा की चर्चा है? तो एरण अभिलेख में सती प्रथा की चर्चा की गई है। बौद्ध स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में स्थित है। वासुदेव का यह शुंग वंश की चर्चा है। ठीक है। हेलियोडोरस गणध्वज स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन हेरोडोटस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, हिस्टोरिका। ठीक है, कौन सी? हेरोडोटस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। दूसरा विदेशी यात्री मेगास्थनीज के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, इंडिका, प्रिंसिपल्स ऑफ द अर्थेंसी। ठीक है, यह अज्ञात है। टॉलमी के द्वारा जियोग्राफी का पुस्तक लिखी गई थी। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी के द्वारा। अलबरूनी के द्वारा किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद। ठीक है, अलबरूनी के द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई। पहले का नाम है किताबुल हिंद और दूसरा तहकीक ए हिंद। मार्को पोलो चीन के यात्री था। मार्को पोलो कहाँ के यात्री था? तो चीन का। फाहियान फो कुओथी यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। हेवन सॉन्ग क्यू यह हर्षवर्धन के समय। फाहियान 399 ईस्वी में फोकुथी पुस्तक यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। यह उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा की है। सुंगचुंग 512 ईस्वी में चीनी यात्री था। ठीक है, यह बंगाल के बॉस में लिखा हुआ है। यह बंगाल के बॉस में लिखा है। फैन सॉन्ग 629 ईस्वी CU की यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, यह कहाँ था? तो हर्षवर्धन के दरबार में।
ठीक है। हेंग सुन इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापन दोनों यानी कि पढ़ने और पढ़ाने की दोनों कार्य किया। ठीक है। इससे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इत्ती सिंह 673 ईस्वी में चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां फोटोकॉपी अपने साथ चीन लेकर गया था। इब्न बतूता यह मार्को पोलो का रहने वाला था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसकी पुस्तक रेहाल है। इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है? रेहाल। अबुल रज्जाक यह फारस का रहने वाला था। विजयनगर साम्राज्य में आया। इसका पुस्तक माल्ता ए साहने है। ठीक है। अबुल रज्जाक का पुस्तक के नाम क्या है? मतला ए साहने है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। ठीक है। कृष्णदेव राय। साहित्यिक स्रोत, लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है। गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। उदाहरण जैसे अर्थशास्त्र। धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। गैर ब्राह्मण, वैसे स्रोत जिनका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैन साहित्य, यह प्राकृतिक भाषा में मिले हैं, इनमें आगम कहते हैं। जैन साहित्य यह प्राकृतिक भाषा में मिले हैं, इसे आगम कहते हैं। उदाहरण में 12 अंग 12 उपांग। ठीक है। आधारांग सूत्र, भगवती सूत्र, मूल सूत्र आदि पुराण। बौद्ध साहित्य वाली भाषा में मिले। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। सूत पिटक, विनय पिटक और अधिम पिटक। तो सूत पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं।